तो हम आज इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है चार्ज, कि चार्ज क्या होता है, कैसे फ्लो करता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो अभी ही मैं बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी में जिस चार्ज की हम बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। मेनली पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है। देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। ये क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर इस तरीके से ये क्या है, शेल है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक सेल हुआ, इसका नाम हम देते हैं के सेल। सेल मतलब हाउस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गोल 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 घूमते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये निगेटिवली चार्ज है। ये हैं इलेक्ट्रॉन्स और इसमें के अंदर क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है इस न्यूक्लियस के बाहर नहीं आ सकता, इसके बाहर न्यूक्लियस के कभी नहीं आ सकता प्रोटॉन। इसलिए जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से यहाँ से बाहर जा सकते हैं और बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से इसमें आ सकते हैं। यही सब खेल है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे बाहर जा रहा है, कैसे अंदर आ रहा है, कितना बाहर जा रहा है, कितना अंदर आ रहा है, ठीक है, कितने समय में जा रहा है, कितने समय में आ रहा है। यही सब जो टोटल फेनोमेना है इसी से इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। ठीक है, इसीलिए प्रोटॉन्स का कोई खास रोल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी में। हम जब भी चार्ज की बात करें, एक कॉमन चीज़ दिमाग में घुसा लो, व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट द चार्ज और ऐसा कहें द चार्ज इज़ फ्लोइंग इनटू द बॉडी, तो इसका मतलब क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स इज फ्लोइंग इनटू द बॉडी। समझ में आ रहा है? चार्ज का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिसिटी के केस में, वहाँ केमिस्ट्री में नहीं, केमिस्ट्री में कुछ अलग हो जाता है, लेकिन मेनली कुछ भी अगर इलेक्ट्रिसिटी में हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण हो रहा है और किसी कारण नहीं हो रहा। नॉर्मली क्या होता है कि एटम्स जो होते हैं वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। इसका मतलब है कि किसी भी एटम में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो टोटल प्रोटॉन के संख्या के बराबर होगा। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका चार्ज अगर आप देखेंगे तो -1 होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, और जो प्रोटॉन होता है इसका चार्ज होता है +1। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर किसी एक एटम में बराबर संख्या में, बराबर नंबर्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो तो सब कट कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो जैसे कोई एक एटम है उसमें 18 प्रोटॉन हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो 18 इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, ये होगा ही होगा। तो ध्यान से देखो 18 प्रोटॉन हैं तो इसका चार्ज क्या होगा, +18, और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनके कारण क्या होगा, -18। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे 18 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर इतना समझ में आना चाहिए कि जो एटम होते हैं वो शुरू में क्या होते हैं, न्यूट्रल होता है। और क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अब कोई भी एटम जो होता है वही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनता है। देखें कैसे,
तो सपोज ये एक एटम का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या है, प्लस 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 प्लस, तो ये प्लस क्या है, प्रोटॉन्स हैं। एक बात और आप ध्यान दे दो कि ये प्रोटॉन जो हैं कभी भी इस न्यूक्लियस को पार करके बाहर नहीं जा सकते, या कोई बाहर से प्रोटॉन इसके अंदर नहीं आ सकता। ये अंदर ही अंदर क्या होते हैं, बाइंड रहते हैं, एकदम फंसे रहते हैं, इसीलिए ये प्रोटॉन कभी बाहर नहीं जाता। एक एटम न्यूट्रल कब होगा, जब इसके अंदर 5 प्रोटॉन हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने बना दिए और 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसमें होंगे, 1 2 और ये एक ऊपर में 3, ये हो गया 5। अब ये जो एटम है ये क्या है, ये न्यूट्रल है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 5 प्रोटॉन हैं। 5 इलेक्ट्रॉन को ई इस तरीके से हम दिखाते हैं, और 5 प्रोटॉन को हम ऐसे दिखाते हैं। तो ये दोनों के कारण जो ओवरऑल इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो 0 होगा। और जब किसी एटम के ऊपर टोटल चार्ज जो होता है, टोटल, मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल, कुल मिलाकर टोटल चार्ज अगर 0 होता है, और वो 0 कब होगा, जब एटम में बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हों और बराबर संख्या में प्रोटॉन्स हों, तो ये एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जिसका कि चार्ज 0 होता है। और नॉर्मली जितने भी एटम्स होते हैं सब के सब क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो आज के बाद अगर कभी भी बोला जाएगा कि ये न्यूट्रल बॉडी, तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब कि टोटल चार्ज उस बॉडी के ऊपर क्या है, 0 है। इतना समझ में आएगा। अब आगे देखो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे क्रिएट होता है। ध्यान देना कि जो ये के है, जो अंदर वाले घर होते हैं, अंदर वाले जो शेल होते हैं, वो शेल का एनर्जी क्या होता है, लो होता है। इसका एनर्जी क्या है, लो है, लो एनर्जी। और ये बाहर वाले का एनर्जी क्या होता है, हाई एनर्जी होता है। मतलब इससे हाई होगा, इसके बाहर जो होगा उसका एनर्जी वो इससे भी ज़्यादा होगा। मतलब जैसे जैसे हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं एक एटम में, वैसे वैसे सेल्स का एनर्जी बढ़ता जा रहा है। अब एनर्जी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो कि फिजिक्स की भाषा में एनर्जी मतलब पैसा। आज जिसके पास जितना पैसा है, जितना ज़्यादा पैसा है, वो उतने बड़े घर में रह रहा है। किसी के पास कम पैसा है तो छोटे घर में रह रहे हैं, किसी के पास बहुत कम पैसा है तो झोपड़ियों में रह रहे हैं, किसी के पास तो कुछ भी नहीं है तो वो रोड पे रह रहे हैं। यही सिनेरियो यहाँ पर भी है कि जिस इलेक्ट्रॉन्स के पास कम से कम एनर्जी हो वही इस वाले घर में रहता है, के में। उससे ज़्यादा जिसके पास एनर्जी हो वो उसके आगे वाले सेल में होते हैं। इससे ज़्यादा एनर्जी जिसके पास हो वो इसके आगे वाले सेल में रहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। मतलब कि ये जो घर है ना, घर, ये जो सेल है, इस सेल का एनर्जी फिक्स है। हम क्लास 11th में पढ़ते हैं और हम पढ़ाएंगे भी कि हर एक सेल का कितना एनर्जी है। इसमें वही इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकता है जिसके पास उतना एनर्जी हो। कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो फोर्स होता है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि नॉर्मली 2 बॉडी के बीच में जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। पढ़े हो ना ग्रेविटेशन के बारे में। उसी तरीके से कोई भी दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जितना ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, उनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो भी ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है बात। और ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रखता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं जाएं, इस एटम को छोड़ के बाहर नहीं जाएं। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जब चाहेंगे तब बाहर चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
सबसे पहला बात ये है कि यहाँ पर ये जो शेल है, हर सेल का अलग अलग एनर्जी है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें आया है तो उतना एनर्जी ले करके आया होगा, ठीक है, उतना एनर्जी दिया गया होगा तभी आया है। ऐसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन शूट करके नहीं आ जाएगा, उसके पास उतना एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी है तो वो इसमें आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। इतना क्लियर। और दूसरी बात कि इसके अंदर आने के लिए भी एनर्जी चाहिए और इस एटम को छोड़ के बाहर जाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बात देखो, ये है इलेक्ट्रॉन और ये है प्रोटॉन, ये दोनों एक फोर्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना है तो ये क्या कर रहा है, ये तो इसको रस्सी की तरह खींच रहा है अपनी तरफ। फोर्स क्या, एक तरीके का रस्सी है जिससे कि कोई ना कोई आपको खींच रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये आसानी से छोड़ेगा तो नहीं इसको, है ना, ये छोड़ेगा नहीं। तो दूसरी बात क्या होता है कि इसको नहीं छोड़ेगा तो क्या ये आसानी से छूट जाएगा, बाहर चला जाएगा? नहीं, इसको बाहर निकालने के लिए हमको जोर लगाना पड़ेगा। जोर लगाना पड़ेगा मतलब हमको एनर्जी लगाना पड़ेगा। एक पिलर है, पिलर में एक रस्सी बंधी हुई है और उस रस्सी में एक छोटा सा बच्चा बंधा हुआ है, ऐसा समझो। अब जब हम उस छोटे से बच्चे को खींचेंगे तो क्या वो पिलर जो है, पिलर भी उस बच्चे को अपनी तरफ नहीं खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा। पिलर छोड़ थोड़ी ना देगा, क्योंकि पिलर से बंधा हुआ है। क्यों बंधा हुआ है? एक रस्सी से बंधा हुआ है। उस रस्सी के कारण क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है। हम तब तक उस बच्चे को नहीं खींच पाएंगे जब तक कि उस पिलर के द्वारा लगाया जाने वाला जो फोर्स है वो मेरे से कम ना हो जाए। मतलब जब हम उस पिलर्स के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाएं तब जा कर के उसको हम खींच पाएंगे। उसी तरीके से यहाँ भी समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन को ये सारे, एक नहीं, एक प्रोटॉन नहीं, सारे प्रोटॉन जो हैं अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो क्या इसको यहाँ से निकालना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है, हमको एनर्जी लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के ये सीखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे फॉर्म होते हैं। तो अब तक हमने जाना कि एटम्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो एक एटम जो है वही एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज बनता है। ऐसे तो दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। लेकिन एटम जो है वो अपने आप में एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव चार्ज बन सकता है। यहाँ पर देखिए, एक ये एटम है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ये सारे प्रोटॉन्स हैं। यहाँ पर टोटल मैंने 9 प्रोटॉन लिया है, 9 प्रोटॉन। तो चूंकि हम जानते हैं कि एटम्स जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इस कारण से इसके बाहर भी क्या होंगे? 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले सेल में है जिसका नाम है K, और बाकी के जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके बाहर वाले सेल में है, L में है। अब ये एटम जो है वो क्या है? अभी न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। अब क्या होगा? क्या होगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें से बाहर जाएगा, मान लो ये बाहर चला गया, तो क्या होगा कि यहाँ पे प्रोटॉन तो उतने का उतना ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो क्या होगा कि ये अब एटम ना रहा, ये अब चार्ज बन गया। इसके अंदर चार्ज आ जाएगा। ये न्यूट्रल नहीं रहा, अब इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 9 प्रोटॉन है, तो 9 प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? +9। 9 प्रोटॉन का मतलब +9। और इलेक्ट्रॉन कितने बचे? सिर्फ 8। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? -8। अब 9 - 8 क्या होता है? 1। और कैसा 1? +1। इसका मतलब कि अब ये जो एटम है वो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस एटम में एक प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा है। इस कारण से ये जो एटम है, अब इसके अंदर प्रोटॉन जो होगा वो डोमिनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। प्रोटॉन ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, ज़्यादा पावरफुल हो गया।
क्यों? क्योंकि उनकी संख्या बढ़ गई। इस कारण से ये प्रोटॉन के एक संख्या ज़्यादा होने के कारण ये टोटल जो एटम है इसको हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज एटम हो गया। +1 का मतलब क्या है कि ये जो एटम है इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, या इस तरीके से कहो कि इस एटम में प्रोटॉन का जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉन से एक ज़्यादा, सिर्फ एक ज़्यादा। +1 का मतलब यही। अगर मान लो अगर इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन और बाहर चला जाए, अब क्या हुआ देखो, एक इलेक्ट्रॉन के और बाहर जाने के कारण क्या होता है कि इसमें प्रोटॉन तो वही के वही हैं, प्रोटॉन तो कहीं जा नहीं रहे हैं। प्रोटॉन है 9 प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन बचे। 9 प्रोटॉन का मतलब क्या होता है +9, और 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है -7। इन दोनों को जब आप सम करोगे, कंबाइन करोगे, जोड़ोगे तो क्या आएगा +2 आएगा ना। +9 - 7 = +2। +2 का मतलब कि अब इस एटम का जो चार्ज हो गया वो +2 हो गया। +2 का मतलब कि अब ये जो एटम है इसमें दो इलेक्ट्रॉन कम है, या इस तरीके से कहो कि इस एटम में 2 प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है। तो अब ये क्या हो गया पॉजिटिवली चार्ज। उसी तरीके से अब आप आगे देखिए कि ये निगेटिवली चार्ज कैसे होंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से इसके अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएंगे नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। देखिए कैसे, 9 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है। इतना समझ में आया। अब क्या होगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से इसके अंदर जाए तो सबसे पहला बात है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से एक एटम के अंदर जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। जैसे ही ये बाहर से इसमें जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे कि अभी तक इलेक्ट्रॉन्स का संख्या क्या हो गया बढ़ गया, और प्रोटॉन का संख्या जो है वो घट गया। घट गया का क्या मतलब, क्या प्रोटॉन घटा? नहीं, प्रोटॉन तो उतना का उतना ही है। प्रोटॉन है 9 प्रोटॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण अब टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 9 प्रोटॉन का मतलब होता है +9, 10 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया -10। अब जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा +9 - 10 = क्या होता है -1। -1 का मतलब कि ये जो एटम है ये क्या है, इनका चार्ज -1 हो गया। -1 का ये भी मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है माइनस मतलब माइनस किसको डिनोट करेगा इलेक्ट्रॉन को, कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस ज़्यादा है। और कितना प्रेजेंस ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स का, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अगर यही मैं कहूँ -5 मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हैं इस एटम में। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से अगर एक इलेक्ट्रॉन की बजाय अगर हम क्या कर रहे हैं 1 2 1 3, अगर मैं इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर घुसा दूं, इस एटम के अंदर घुसा दूं, तो पहले तो एटम के अंदर क्या था 9 प्रोटॉन थे, 9 प्रोटॉन था और 9 इलेक्ट्रॉन भी था। तब तक ये क्या था न्यूट्रल था। जैसे ही इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन के इंटर करने के कारण क्या होगा कि ये 9 जो है अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गए, तो क्या हो जाएगा 9 प्रोटॉन हो जाएंगे प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 9 प्रोटॉन के कारण क्या होता है +9 आएगा चार्ज, और 12 इलेक्ट्रॉन के कारण क्या आएगा -12 आएगा। अब अगर इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 9 - 12 जो कि -3 होता है। तो ये जो एटम है इसका चार्ज क्या हो जाएगा -3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स का इसमें संख्या ज़्यादा हो गया। -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इनटू द एटम। इस तरीके से कोई भी एक एटम जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर चला गया तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन राज करेंगे। इस कारण से उस बॉडी को हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं।
नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कहते हैं। इस लेक्चर में हमने ये समझा कि एक्चुअली में एक चार्ज क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये टोटल चीज़ हमने आज समझा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया है, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि सर मेरे को अभी भी समझ नहीं आया। ये अगर आपको कुछ समझ में आ गया है और कुछ बचा हुआ है तो वो भी पूछो कि सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया। हम इतना टाइम इसीलिए लेते हैं कि कोई भी एक चीज़ आप अच्छे से समझ जाइए, इसीलिए लेते हैं। आप टाइम दें। कभी कभी आपको लगेगा यार ये लेक्चर ना कितना बड़ा हो गया। बड़ा नहीं हुआ है, छोटा ही है। क्या आप चाहते हैं कि आप 10 मिनट 15 मिनट मतलब जल्दी से जल्दी में कोई चीज़ सीख लें? जल्दी सीखा हुआ चीज़ जल्दी दिमाग से चला जाता है, ठीक है। तो जल्दी के पीछे ना रहें। आप ये देखें कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा कि नहीं सीखा, कुछ भी सीखा कि नहीं सीखा। वो चीज़ हमेशा के लिए दिमाग में रजिस्टर हो जाना चाहिए, वो कभी नहीं बाहर निकलेगा। तो हम धीरे धीरे कर करके एक एक वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से हम आगे बढ़ें और आगे सीखें। तो अब तक के लिए इतना ही। इसके आगे के लेक्चर में और हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे और उनको और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, आनंद रहिए।